हेलो दोस्तों, वेलकम टू जयंता क्लासेस। दोस्तों मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सभी के लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक नया लेक्चर लेके आया हूं। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया सिंगुलर सिलियम एंड फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिलम आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स of the cell membrane. Cilia are small structures which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella. सिलिया को सिंगुलर में हम सिलियम कहते हैं, जबकि फ्लैजिला को फ्लैजिलम कहते हैं। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, मतलब बाल की तरह पतली पतली स्ट्रक्चर्स होती हैं, संरचनाएं होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकली हुई होती हैं। ये बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ये ओर्स की तरह काम करते हैं, मतलब एक सहारा देते हैं सेल को, ठीक है, मूवमेंट करने में या सेल के आसपास जो भी फ्लूइड है उसमें उसे फ्लो करने में। जबकि सिलिया की तुलना में जो फ्लैजिला होते हैं वे थोड़े लंबे होते हैं और वे सेल का मूवमेंट वे भी करवाते हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक बैक्टीरिया की तुलना में उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह थोड़ा डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरली जो होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होता है। दोनों स्ट्रक्चर के मामले में एक जैसे नहीं होते। The electron microscopic study of a cilium or the flagellum show that they are covered with plasma membrane. Their core, called the exonymy, possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. The exonymy usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of exonymal microtubules is referred to as the 9+2 array. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets as radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal bodies. जब हम सिलिया या फ्लैजिला का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं। इनका जो कोर होता है, मतलब वह स्थान जहाँ से यह सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं उसे एक्सोनिम कहते हैं। वहाँ पे ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक फ्लैजिला या सिलिया का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिगर है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परत हो गई। फिर इंटर डबलेट जो ब्रिज बोल रहा है, एक दूसरे को जोड़ने वाली जो सपोर्ट का जो काम कर रहा है, ये है इंटर डबलेट ब्रिज। फिर ये रेडियल स्पोक्स हैं जो कि अंदर की तरफ बढ़े हुए हैं, और ये क्या है, सेंट्रल शीथ है। द एक्सोनिम, जो एक्सोनिम होता है उसमें 9 डबलेट्स होते हैं, मतलब जोड़े में 9 रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। कि इस फिगर में आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 हैं, और साथ में क्या है, पेरिफेरल, मतलब किनारे पे हैं, ठीक है, पेरिफेरली अरेंज्ड हैं, किनारे पर सबके सब क्या हैं, व्यवस्थित हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 9+2 एरे बोलते हैं। देखिए किनारे पे 9 हैं और बीच में देखिए 2 हैं, तो टोटल क्या हो गया, 9+2 अरेंजमेंट। 9 एक एक्सिस पर है रेडियली अरेंज्ड और बाकी 2 क्या हैं, बीच में हैं, तो 9+2 एरे बोला जाता है इसको। और एक जितने भी सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वे ब्रिज से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनके चारों तरफ एक सेंट्रल शीथ होता है, ठीक है। और हर जो
आपका किनारे वाला ट्यूब्यूल होता है। पेरिफेरल जो डबलेट होता है वह एक रेडियल स्पोक से जुड़ा होता है। यहाँ पे कुल 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। पेरिफेरल डबलेट जो भी होते हैं वे लिंकर के द्वारा जुड़े होते हैं। और जो सिलिया या फ्लैजिला है ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं और उसे क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 cylindrical structures called centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar materials. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cart wheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. The adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of protein. The centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in एनिमल सेल्स। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल है जिसमें 2 सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये एमॉर्फस मटेरियल से चारों तरफ से घिरे होते हैं। दोनों ही सेंट्रियोल जो होते हैं उनमें जो सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है, सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। जैसे कि एक जो कार्ट व्हील होता है ऐसा होता है, ठीक है। अब सेंटर से इसको जो इस तरीके से एक दूसरे से अरेंज होते हैं इस ऑर्डर में, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल्स होते हैं इस ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ये 9 पेरिफेरल फाइब्रिल से बने होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के होते हैं। हर जो पेरिफेरल फाइब्रिल होता है वह एक ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 के जोड़े में होता है, ठीक है, हमेशा वे 3 के सेट में होता है। जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स होते हैं वे एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, मतलब अगल बगल वाले जो हैं वे भी एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं। जबकि जो सेंट्रियोल का किनार मेन जो पोर्शन है, ठीक है, जो प्रॉक्सिमल रीजन है सेंट्रियोल का वह प्रोटीन का बना होता है, उसे हब कहते हैं। और यह जो होता है सभी पेरिफेरल ट्रिपलेट्स से रेडियल स्पोक के द्वारा जुड़ा होता है और सभी रेडियल स्पोक जो होते हैं वे प्रोटीन से ही बने होते हैं। सेंट्रियोल जो होता है यह बेसल बॉडी बनाता है सिलिया फ्लैजिला के लिए, मतलब बेस से कनेक्ट वाली बॉडी बनती है, और स्पिंडल फाइबर बनाता है सेल डिवीजन के दौरान। अब आता है न्यूक्लियस। Nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown as early as 1831. Later, the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. The interphase nucleus of a cell when it is dividing, has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli. न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल के रूप में पहली बार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में डिस्क्राइब किया गया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी। बाद में न्यूक्लियस के अंदर जो बेसिक डाई से जब हमने उसकी स्टेनिंग की, उसको कलर दिया, तो ठीक है, तो जो मेन मटेरियल था वह क्या था, क्रोमेटिन था, और उसको नाम फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया। जब हम एक सेल डिवीज़न, सेल जो डिवाइड करती रहती है, तो उस दौरान जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं, जब उसके इंटरफेस को देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। उसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी भी देखने को मिलती हैं जिन्हें न्यूक्लियोली कहा जाता है और सिंगुलर न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इनवेलप which consists of 2 parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm.
द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से ये भी देखने को मिला कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है इसमें डबल मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती हैं और उनके बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का क्या होता है, स्पेस होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में 10 to 50 मीटर का स्पेस पाया जाता है, जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और यह एक बैरियर की तरह काम कर देता है कि जो भी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर हैं उनका बाहर से कोई कनेक्शन नहीं होगा और जो चीज़ें साइटोप्लाज्म में हैं उनका न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल से कोई कनेक्शन नहीं होता। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट रहती है और उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its two membranes. These nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variations in the number of nuclei are also frequently observed. Can you recollect names of organisms that have more than one nucleus per cell? Some mature cells even lack nucleus, e.g. erythrocytes of many mammals and sieve tube cells of vascular plants. Would you consider these cells as living? बहुत सारे जगहों पे देखा गया है, ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस में कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसमें जगह जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं। होता है कि जिन जिन जगहों पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर एनवेलप पे दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, और वे जहाँ जहाँ एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, उनके मिलने से क्या बनता है, यह माइन्यूट पोर बन जाता है, ठीक है। और ये जो पोर्स हैं ये आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के क्या करते हैं, रास्ते का काम करते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर से आरएनए या प्रोटीन को बाहर आना होता है तो ये क्या करते हैं, रास्ते का काम करते हैं, या बाहर से अंदर जाना होता है तो भी ये एज अ पैसेज काम कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी सेल्स देखी गई हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब आप फंगाई पढ़ रहे थे तो उनके हाइफा में क्या थे, उनमें सिनोकाइटिक हाइफा पाया जाता था, जिन हाइफा में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते थे। तो ऐसे आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम बताना है, तो मैंने एक आपको बता दिया, बाकी आप ढूंढिए। अब कुछ मैच्योर सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे एरिथ्रोकाइट्स, बहुत सारे मैमल्स में रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। वैसे ही जब हम सीव ट्यूब की बात करते हैं, ठीक है, तो सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सीव ट्यूब को जो भी वर्क होता है, जो फंक्शन होता है, वह कंपेनियन सेल्स की न्यूक्लियस उसे कंट्रोल करती हैं। इस वजह से सीव ट्यूब हमेशा कंपेनियन सेल के साथ ही पाया जाता है। तो क्या आप कराएंगे, क्या ऐसे सेल्स को लिविंग कहेंगे? बिल्कुल लिविंग कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं हो तो उन्हें आप नॉन लिविंग नहीं कर सकते, बाकी सारे कैरेक्टर्स वे लिविंग का शो करते हैं, उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। द न्यूक्लियोली आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm, as it is not a membrane-bound structure. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis. जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होता है। जो न्यूक्लियोली होता है वह गोलाकार होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होता है वह कॉन्टीन्यूअस होता है बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियोली है वह मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। भाई न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड है, अब उसके अंदर भी एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोली कहते हैं, वह मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और उसमें क्या होता है, राइबोसोम बनता है, ठीक है, वह एक जगह है जहाँ पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है। बड़े और जो ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, वे सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अब आएगा, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज न्यूक्लियस इज ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस।
Chromatin contains DNA and some basic proteins called histones, some non-histone proteins and also RNA. A single human cell has approximately 2-meter long thread of DNA distributed among its 23 pairs of chromosomes. You will study the details of DNA packaging in the form of a chromosome in class 12th. आपको याद होगा कि जब इंटरफेज न्यूक्लियस को हम देखते हैं तो वहाँ पे लूज, ढीला, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब मिक्स आपको नेटवर्क दिखता है न्यूक्लियो प्रोटीन का, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं। और अलग अलग स्थानों पे देखा है जब सेल डिवीजन होती है तो जो सेल्स होती है वह एक स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम दिखाता है न्यूक्लियस के स्थान पर। जब आप देखो न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, वहाँ पे क्या दिखेगा, क्रोमोजोम दिखेगा। जो क्रोमेटीन होता है उसमें डीएनए होता है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हिस्टोन कहते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं और आरएनए होता है। एक सिंगल ह्यूमन सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वे मिल करके 2 मीटर लॉन्ग डीएनए बनाते हैं। अब डीएनए पैकेजिंग के बारे में, ठीक है, क्रोमोजोम के रूप में क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बस बता दिया गया थोड़ा सा। एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स एसेंशियल हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस फॉर द सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ व्हिच डिश-शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 chromatids of a chromosome. Based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into 4 types. The metacentric chromosome has middle centromere forming 2 equal arms of the chromosome. The submetacentric chromosomes have centromeres slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. In each of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm, whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere. हर क्रोमोजोम जो कि डिवाइडिंग सेल के दौरान ही दिखता है, ठीक है, उसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है सेंट्रोमियर्स का, ठीक है, ऑन द जिसके बगल में क्या होते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये क्या है, सेंट्रोमियर वाला स्थान है जहाँ पे काइनेटोकोर है डिस्क जैसे। देखिए ना, ये सेंट्रोमियर हो गया। अब इसमें एक क्रोमेटिड हो गया, दूसरा ओ हो गया, तो इसमें 2 क्रोमेटिड्स भी हैं। सेंट्रोमियर क्या करता है, 2 क्रोमेटिड्स को, ठीक है, क्रोमोजोम के 2 क्रोमेटिड्स को पकड़ के रखता है और पोजीशन के आधार पे, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे क्रोमोजोम को आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेटासेंट्रिक, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर बीच में होता है और जो आर्म्स होते हैं वे बराबर बटे होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है थोड़ा सा एक साइड ज़्यादा होता है, एक साइड कम, मतलब एक आर्म थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा थोड़ा सा छोटा होता है। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर काफ़ी किनारे पे चला जाता है, एक आर्म बहुत छोटा होता है, दूसरा वाला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसकी तुलना में। जबकि टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर सीधे एक किनारे पर होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, देखिए क्या है आपका मेटासेंट्रिक, देखिए सेंट्रोमियर यहाँ बीच में एकदम सेंटर पे है, ठीक है, यहाँ देखिए सेंट्रोमियर एकदम सेंटर पे है। यहाँ पे देखिए सेंटर से थोड़ा सा, ये देखिए इतना लंबा है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा छोटा आर्म। फिर उसके बाद एक्रोसेंट्रिक पे आ गया तो देखिए एक्रोसेंट्रिक में काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ये वाला आर्म लगभग 2 गुना बड़ा है। एक्रोसेंट्रिक हो गया। और टीलोसेंट्रिक में आप देख रहे हैं एकदम किनारे पे आ गया, बहुत थोड़े थोड़े नाम के क्रोमेटिड्स के पार्ट यहाँ बचे हैं, बाकी एक ही आर्म बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया है। फिर से आपको हम एक बार से रिवाइज करा देते हैं। मेटासेंट्रिक होता है जिसमें सेंट्रोमियर जो होता है मिडल में होता है और सेंट्रोमियर को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर क्या होता है, मिडल रीजन से थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है, और एक आर्म दूसरे से थोड़ा बड़ा होता है। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो होता है वह किनारे काफ़ी किनारे चला जाता है, ठीक है, एक आर्म दूसरे से एक्सट्रीमली छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा। और टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो होता है टर्मिनल एंड पे होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में, फिगर में आपने देख लिया। अब आता है माइक्रोबॉडीज। These are small sac-like structures bounded by their membranes. Example include peroxisome and glycosomes. ये छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इनका इनमें एग्जाम्पल पेरोक्सिसोम है और ग्लाइकोसोम है। तो सबसे पहले हम पेरोक्सिसोम्स की बात करते हैं। These are found in plant and animal cells. They are microbodies which contain enzymes for peroxide biosynthesis. They often contain a central core of crystalline material called nucleide composed of urate oxidase crystals. They are usually closely associated with endoplasmic reticulum. They are involved with photorespiration in plant cells. They bring about fat metabolism in cells. पेरोक्सिसोम जो होते हैं वे प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ये माइक्रोबॉडीज हैं जिनमें पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस के लिए एंजाइम पाया जाता है। इनमें एक सेंट्रल कोर होता है जो कि क्रिस्टल जैसे मटेरियल का बना होता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं।
जो कि यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना होता है। ये सामान्यतया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं। इनका काम होता है प्लांट सेल्स में फोटो रेस्पिरेशन कराना और साथ ही साथ सेल्स के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म करना, फैट को पचाने में भी मदद करते हैं। ग्लाइक्सिसोम्स की बात करते हैं तो ये माइक्रोबॉडीज हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये भी पेरोक्सिसोम के लगभग समान ही होते हैं देखने में। ये ईस्ट, सर्टेन फंगाई और कुछ ऑल एसिड्स में पाए जाते हैं। इनका काम इनमें एंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एंजाइम होता है बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम पाया जाता है और ग्लाइकोसिलेट पाथवेज में भी अपना अहम योगदान देते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एट अ कांस्टेंट लोकेशन। कुछ क्रोमोसोम में कहीं कहीं पे नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होती हैं कुछ जगहों पे, और इसकी वजह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट उभर आते हैं जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। आपने फिगर में देखा था जब आप क्रोमोसोम, ये देखिए यही सैटेलाइट है। ये क्या है? सैटेलाइट है। माइक्रोबॉडीज, तो वही फिर से हम पेरोक्सिसोम के बारे में बात कर लेते हैं। ये छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जिन्हें माइक्रोबॉडीज कहते हैं। इनमें अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हम यहाँ पे आपको रेगुलर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस के भी वीडियोज़ कराते हैं। आप सभी को आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।